दिन की बात है, मधु और उसकी भाभी दोनों चूल्हे के पास में बैठी थी। तभी वहां पर बलदेव आता। मैंने माँ से कितना कहा था कि मधु के लिए कोई अच्छा खानदान या कोई अच्छा लड़का देखो, लेकिन नहीं, ढूंढा तो एक बीमार लड़का जिसकी शादी करते ही 10 साल भी नहीं टिक पाया और मर गया। अब माँ खुद तो चली गई और ये मधु फिर से मेरे सिर पर आ बैठी। कैसे उठाऊं इस बोझ को? ये क्या बोल रहे हो भैया आप? इसमें मेरी क्या गलती है? आप लोगों ने जिसके साथ शादी करने को बोला मैंने कर ली। अब मेरा पति मर गया तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं तो बस। अरे चुप कर, तू है ही मनहूस। तू जहाँ जाएगी वहीं दुख फैलाएगी और अब फिर से मेरे गले पड़ गई, मनहूस कहीं की। अरे बलदेव जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मधु आपकी बहन है। बहन को भला ऐसे बोलते हैं क्या? क्या बहन होना गुनाह है? अगर उसका पति चला गया और इसकी सास ने इसे घर से निकाल दिया तो इसमें इसका क्या दोष? और अगर हमारे यहाँ रखने से इसका जीवन दोबारा संवर सकता है तो हमें करना चाहिए। और ये इसका भी तो घर है। हाँ हाँ, बड़ी आई दया की मूर्ति। हमारा गुजारा भी सही से नहीं हो पा रहा तो इसको क्या खिलाएंगे? कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? क्या मेरे पास कोई पैसों का पेड़ थोड़ी ना है जो ले आऊंगा पैसे? अरे पैसों की चिंता मत कीजिए आप, हम सब मिल बांट कर खा लेंगे। लेकिन पैसों से ज्यादा इंसानियत जरूरी है। भाभी, आप क्यों मेरे लिए भैया से लड़ती हैं? रहने दीजिए ना। ऐसा है तो मैं कहीं और चली जाऊंगी, लेकिन आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। नहीं मधु, तू कहीं नहीं जाएगी। मैं तुझे अपनी बहन जैसी मानती हूँ। भले ही तुम्हारे भैया कुछ भी कहें, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। चलो ठीक है, अब बहुत हो गई नौटंकी। मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। काम खत्म करके खाना लेकर तुम भी खेत पर आ जाना। इतना कहकर बलदेव अपने खेत की ओर निकल जाता है। वो थोड़ी दूर चला ही था कि तभी उसे गांव का एक आदमी शंकर मिल जाता है। अरे बलदेव, कहाँ जा रहे हो भाई? और इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? क्या बात है? क्या बताऊं शंकर भाई, बस खेत की तरफ जा रहा हूँ और दिमाग भी पूरा खराब हो रखा है। आमदनी हो नहीं रही और घर का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। कैसे क्या करूं? बस इतनी सी बात? तो एक काम बताऊं, सुनो ध्यान से। शहर से एक बड़ा व्यापारी आया है। उसे बहुत सारे पुराने बर्तन, औजार और यहाँ तक कि वो नई चीजें भी खरीद रहा है। तो अगर गांव में से ये सब कम कीमत पर खरीद कर उसको बेचेगा तो अच्छा मुनाफा होगा। यहाँ तक कि 2 गुना पैसे भी कमा सकता है। क्या सच में वह इतने पैसे दे रहा है? 2 गुना करके भी दे देगा? क्या तुम सही बोल रहे हो? लेकिन इसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए होंगे पहले, जिससे तुम खरीदेगा और फिर उसको बेचेगा। वो थोड़ा सामान भी लेता। इसके लिए तुम्हें बहुत सारा कबाड़ खरीदना होगा और ये काम जल्दी करना पड़ेगा। देर की तो सौदा हाथ से निकल जाएगा। लेकिन शंकर भाई, पैसा डूबेगा तो नहीं ना? अरे अरे, बिल्कुल नहीं डूबेगा। और थोड़े बहुत पैसे खर्च करके उसका डबल मिल रहा है तो इसमें घाटा किस बात का? हाँ देखता हूँ, लेकिन मेरे इतने पैसे नहीं हैं तो पहले पैसे का इंतजाम करता हूँ। ये सब सोचकर बलदेव खेत जाने की बजाय वापस घर आ जाता है और बोलता है, सावित्री, ओ सावित्री, अरे कहाँ मर गई? सावित्री, आ रही हूँ जी, रुकिए। क्या बात है, आप इतनी जल्दी खेत से क्यों आ गए और इस तरह क्यों चिल्ला रहे हैं? सावित्री, मुझे कुछ पैसे चाहिए, आज के आज ही। एक बहुत जरूरी काम आ गया है, कैसे भी करके पैसे चाहिए। अरे पर इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी जी? आप तो जानते ही हैं कि घर में 1 भी रुपया नहीं है। पिछली बार फसल भी ठीक से नहीं हुई है, जिससे सिर्फ घर का राशन आता है। इसके बाद बलदेव अपनी विधवा बहन मधु से पूछता है, अरे मधु, तुम्हारे पास तो कुछ पैसे होंगे या कोई जेवर वगैरह होंगे? चल वही दे दे, उन्हें ही बेचकर अपना काम चला लूंगा। भैया,
मेरे पास भी नहीं है, ना तो 1 रुपया है और ना ही कोई जेवर। मेरी लालची सास ससुर ने सारे जेवर मुझसे छीन लिए थे। मैं भी किससे मांग रहा हूँ? ये तो मेरे दिए हुए टुकड़ों कर पल रही है, इसके पास कहाँ से आएगा? मुझे खुद ही किसी भी तरह पैसों को इंतजाम करना होगा। इतना कहकर बलदेव घर से निकल जाता है और गांव की गलियों में इधर उधर भटक रहा था। और फिर वह गांव के एक साहूकार पास जाता है। सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं कुछ दिनों में आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मुझे अभी बहुत जरूरत है। क्या मैं तुझे पैसे दूं? लेकिन तू पैसे चुकाएगा कैसे? तू तो खुद ही जैसे तैसे करके अपना घर चला रहा है, तो मेरे पैसे कहां से देगा? सुनो तो सेठ जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके पैसे जरूर लौटा दूंगा। बस एक बार मदद कर दीजिए। अरे जा यहां से, मेरे पास तेरे लिए कोई पैसे नहीं है, समझा? अब निकल यहां से। बलदेव अपने गांव की ओर भी पैसे वाले लोगों के घर जाता है, लेकिन हर जगह से उसे ठुकरा दिया जाता है। वह थक हार कर बैठ जाता है। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है मेरे पास, मुखिया जी। हाँ, मुझे मुखिया के पास जाना होगा, शायद वही मेरी मदद कर सके। बाकी तो सबने मना कर दिया। ये सोचकर बलदेव मुखिया के घर पहुंचता है। मुखिया अपने आंगन में चारपाई पर बैठा था। राम राम मुखिया जी। राम राम भाई, बोलो क्या काम है? क्यों आए हो यहाँ? मुखिया जी, वो बात ऐसी है कि मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे, बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ दिनों में सारे पैसे लौटा दूंगा, मेरी मदद कीजिए। अच्छा, तुझे पैसे चाहिए? देखो बलदेव, मैं तुझे पैसे दे तो दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। क्या तुम दे पाओगे? मुखिया जी, आप तो जानते हैं मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दे सकता हूँ? एक चीज बलदेव, तुम्हारी बहन। मुझे तेरी बहन मधु चाहिए। मेरे कोई भी नौकर अच्छे नहीं हैं। मैं उसे गुलाम बनाकर अपने पास रखना चाहता हूँ। अगर तुझे मंजूर है तो बोल। ये सुनकर बलदेव चौंक जाता है और सोचता है, वैसे भी वो कोई काम की नहीं है मेरे लिए, मेरा नुकसान ही कर रही है। मैं उसे मुखिया जी को सौंप दूंगा तो मुझे पैसे भी मिल जाएंगे और मुझ पर बोझ भी नहीं रहेगा। अच्छा ठीक है मुखिया जी, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं मधु को लेकर आऊंगा। तो पहले जाकर उसको लेके आ, फिर ही तुझे पैसे मिलेंगे और तुझे उन्हें लौटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर बलदेव खुश हो जाता है और अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी को बोलता है, अरे सुनती हो सावित्री, मधु कहाँ पे है? वो तो गांव के तालाब से पानी लेने गई है। क्या बात है, उससे कुछ काम था क्या? आप आते ही उसे क्यों ढूंढ रहे हैं? कोई खास बात है क्या? अरे नहीं सावित्री, बस ऐसे ही। वो मैं मुखिया जी के पास पैसे मांगने गया था, वो देने को तैयार है। अरे मुखिया आपको पता नहीं है क्या? वो तो 1 नंबर का लालची और नीच इंसान है। बिना स्वाद के तो पानी भी नहीं देता। फिर आपको पैसे देने के लिए क्यों तैयार हो गया? हाँ सावित्री, वो मुझे पता है। वो चाहता है कि मधु उसके यहाँ दिन रात काम करे, उसके बदले वो हमें बहुत सारे पैसे देगा। अरे आप क्या बोल रहे हैं? क्या आप पागल हो गए हैं क्या? कुछ पैसों के लिए अपनी बहन को उस आदमी के पास काम पर भेजेंगे जिसका नाम सुनकर ही डर लगता है? ये आपने सोच भी कैसे लिया? देखो सावित्री, वैसे भी मधु हमारे घर पर बैठकर खाती है, वहां काम करेगी तो क्या बुरा है? हमें भी तो पैसे मिलेंगे और वो भी कुछ करके खाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, समझे? आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी बहन की बोली लगा रहे हैं। देखो, मुखिया मुझे बहुत सारे पैसे देगा, फिर मैं उन्हें व्यापार में लगाऊंगा, जिससे पैसे डबल हो जाएंगे और हम अमीर बन जाएंगे। हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। पैसों के लिए आप इतना गिर जाएंगे, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम जल्लाद हो, जल्लाद। वो सब मुझे नहीं पता,
मधु आए तो उसे अच्छे से समझा देना। मैं मुखिया से बात तय करके आया हूँ। इतना कहकर बलदेव वहां से चला जाता है। शाम होती है, मधु घर लौटती है। उसने देखा कि सावित्री उदास बैठी है। भाभी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? और भैया भी अब तक आए नहीं है क्या? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम चिंता मत करो, बस खाना खा लो और जब तुम्हारे भैया सो जाए तब मेरे पास आ जाना। क्यों भाभी, कोई काम है क्या? बस मैंने कहा ना, तो वो करना है। जैसे ही रात को बलदेव सो जाता है तो मधु अपनी भाभी के पास चली जाती है। देखो मधु, तुम्हारे भैया अब सो गए हैं। अब तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, फिर कभी मत आना। अरे भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? मुझे भगा क्यों रहे हो? हाँ, सही कह रही हूँ मधु। तुम्हारे भैया ने तय किया है कि वो तुम्हें मुखिया के घर गुलाम बना देंगे। मुखिया तुम्हें पैसों के बदले गुलाम बनाकर रखना चाहता है। भाभी, मेरे भैया ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं उनकी अपनी बहन हूँ। उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुम तो जानती हो मधु, वो कितने लालची हैं। पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए तुम इस घर से निकल जाओ, अभी के अभी भाग जाओ। पर भाभी, मैं भाग कर जाऊंगी कहाँ? और है ही कौन मेरा इस दुनिया में? कहीं भी जाओ, पर उस नर्क से तो बेहतर ही होगा। मुखिया के घर काम करना मतलब नर्क में जाना। कम से कम जान तो बची रहेगी। मधु के आंसू थम नहीं रहे थे, पर वह सावित्री की बात मानकर चुपचाप रात के अंधेरे में घर से निकल जाती है। और जैसे ही सुबह होती है, बलदेव उठता है तो देखता है कि मधु कहीं दिख नहीं रही। अरे ये मधु कहाँ चली गई? नजर नहीं आ रही है। कहीं वो घर छोड़कर तो नहीं चली गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लगता है सावित्री ने उसे भगा दिया है। लेकिन अगर गई तो कहाँ गई होगी? ज्यादा दूर नहीं गई होगी, जंगल के पास ही होगी। मुझे जल्दी से उसे ढूंढना चाहिए। इतना सोचकर बलदेव जंगल की ओर भागता है। वह गांव की सीमा पर पहुंचा ही था, तभी उसे मधु एक पेड़ के नीचे बैठी दिखाई दी। अरे, तू यहाँ क्या कर रही है? घर छोड़कर क्यों भाग आई? अभी के अभी वापस चल। भैया, अब मैं और बोझ बनकर आपके साथ नहीं रह सकती। मैं जब से वापस घर आई हूँ, हमेशा से आपकी डांट सुनती आई हूँ, लेकिन अब नहीं, इसलिए भाग आई। अब मैं जैसे तैसे गुजारा कर लूंगी। ज्यादा मत सोच, समझी? मैं जो कह रहा हूँ वो कर। चुपचाप चल मेरे साथ। भगवान जाने भैया, अब मेरे साथ क्या करने वाले हैं। मैंने जिद की तो भी सही नहीं होगा। बलदेव मधु को लेकर मुखिया के घर चला आता है। अरे भैया, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? मुझे अपने घर जाना है, भाभी के साथ रहना है। मुझे हमारे घर ले चलो। खड़ी रह चुपचाप। अब तू यहीं रहेगी, समझी? और मुखिया जी की सेवा करेगी। अरे वाह बलदेव, तू तो सच में मधु को ले आया। तू तो अपनी बात पर खरा उतरा। ये ले पैसे और मजे कर। धन्यवाद, धन्यवाद मुखिया जी। अब मैं चलता हूँ। बलदेव पैसे लेकर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। तभी मुखिया की पत्नी आकर बोलती है, अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? हमेशा तो आप नौकर आदमियों को रखते हो, अब इस लड़की को क्यों रखा है? वो इसलिए क्योंकि अब मैं इससे अच्छी तरह से काम करवाऊंगा और ये मुझसे कोई सवाल भी नहीं पूछेगी, क्योंकि मैंने इसे पैसे देकर खरीदा है। पहले जितनों को भी काम पर रखा वे सब आदमी थे। जरा सा डांटने पर काम छोड़कर भाग जाते थे, लेकिन ये नहीं जाएगी। ये तो मेरी गुलाम है, इसे जो कहूंगा वही करना पड़ेगा। तो सुन मधु, अब चलकर घर के सारे काम कर। झाड़ू, पोछा, बर्तन, बाग में पानी, जंगल से लकड़ियां काट कर लाना, खेत जाकर चारा लाना, ये सब काम तुझे रोजाना करना है। ये सुनकर मधु काफी घबरा जाती है और बोलती है, जी मुखिया जी, अभी जाती हूँ। इतना कहकर मधु सभी कामों में लग जाती है
और सारे काम पूरे होने के बाद दिन भर की थकी हारी जब रात को सोने जाती है तो अरे सोने कहाँ जा रही है? अरे पहले मेरे लिए हल्दी का दूध और मालकिन के लिए चाय बना कर ला। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, फिर मेरे पैर भी दबाने हैं। रहने दीजिए जी, इसे थोड़ी देर आराम करने दीजिए, बेचारी सुबह से लगी हुई है। मैंने इसे काम करने के लिए रखा है, आराम करने के लिए नहीं। पैसे ऐसे ही नहीं दिए इसके। जाकर काम कर। जी मुखिया जी। मधु पूरे दिन की थकी हुई रसोई में जाती है और सोचती है, हे भगवान, मेरी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हो? भैया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इस मुखिया ने तो मुझे जानवर बना दिया है। आज तो इतना थक गई हूँ कि खड़ी भी नहीं रह पा रही हूँ। मधु जैसे ही दूध लेकर जाती है, कमरे में पहुंचते ही बेहोश होकर गिर जाती है, जिससे सारा दूध जमीन पर गिर जाता है। तभी मुखिया क्रोधित होकर बोला, तेरी इतनी हिम्मत, पूरा दूध खराब कर दिया तूने और पर्श को खराब किया वो अलग। अब तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, तुझे नुकसान करने के लिए नहीं रखा है। इतना कहकर मुखिया पास पड़ी लकड़ी उठाता है और मधु को जोर जोर से मारने लगता है। नहीं नहीं मुखिया जी, मुझे छोड़ दीजिए मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। मत मारो, बहुत दर्द हो रहा है मुखिया जी, मैं मर जाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। अजी ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए इसे, मत मारो इसे, मर जाएगी बेचारी। मत कीजिए ऐसा, पाप लगेगा आपको। अरे चुप करो तुम, बिना मार के ये सही से काम नहीं करते ये गरीब लोग। ये चीज मेरी है, जो चाहूं करूंगा। तुम क्या जानो नौकरों को कैसे रखा जाता है? मेरे बाप दादाओं से चला आ रहा है गुलामी, और गुलाम को इसी तरह रखा जाता है। पर इंसानियत नाम का भी कोई चीज होता है जी। इस तरह मरोगे तो ये मर जाएगी। एक तो वैसे ही दिन भर जानवरों की तरह काम करती रहती है। इसके बाद मुखिया वहां से चला जाता है और जैसे ही सुबह होती है, मुखिया चिल्लाता है, अरे उठ, कितनी देर तक सोती रहेगी? चल गोबर उठा, गायों को चारा डाल, फिर खेत का काम भी करने जाना है। मालिक, मेरा शरीर अभी साथ नहीं दे रहा, मुझ में बिल्कुल भी उठने की हिम्मत नहीं है। थोड़ा आराम कर लूं, फिर सब कर दूंगी। उठ जा, वरना रात वाली बात भूल गई क्या? वही हाल होगा। मधु काफी ज्यादा डर गई। वह डरते हुए उठ जाती है, फिर से वही दिन भर काम करती है और शाम को जब सोने के लिए जाती है तो रुक जा, आज से तू घर के अंदर नहीं सोएगी। तेरी चर्बी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। अब तू भैंसों और गायों के तबेले में सोएगी। ये क्या बोल रहे हैं मालिक? नहीं मालिक, वहाँ बहुत बदबू आती है। मैं बाहर बालकनी में सो जाऊंगी या घर के बाहर, तबेले में नहीं सो सकती। अरे चुप कर, ज्यादा ना बोल। तू मेरा कहना नहीं मानेगी क्या? अगर नहीं मानेगी तो तुझे हर दिन तबेले में ही सोना पड़ेगा, समझी? जा, अब जाकर सो जा। ये आप क्या कर रहे हैं जी? वहाँ इतनी बदबू आती है कि 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते, फिर ये पूरी रात कैसे रहेगी? थोड़ी तो इंसानियत दिखाइए। अरे चुप हो जाओ, तुम्हें बड़ी दया आती है इन गरीबों पर। हर बार मेरे कामों में अपनी अंगुली मत किया करो। मधु अपनी आंखों में आंसू लिए तबेले में जाकर सो जाती है और जैसे तैसे सुबह होती है। अरे मधु, उठी नहीं अभी तक? जल्दी उठ, घर का सारा काम करना है और गाय भैंसों को चारा भी देना है। जी मुखिया जी, उठती हूँ। इतना कहकर जैसे ही मुखिया वहां से जाता है, तभी वहां पर मुखिया की पत्नी मालकिन वहां आती ही है। तुम्हारे साथ तुम्हारे खुद के भाई ने ऐसा किया? जरा भी शर्म नहीं आई उसे? आखिर क्यों झेल रही हो ये सब? क्या बताऊं मालकिन, मेरी शादी को 10 साल ही हुए थे। इतने में
एक दिन अचानक से मेरे पति की मृत्यु हो गई। मेरी एक 5 साल की बेटी भी है जिसे मेरी सास ने मुझसे छीन लिया और घर से निकाल दिया, जिससे मैं भाई भाभी के पास आ गई। पर मेरा भाई मुझे मनहूस समझता है, उसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए उसने मुझे यहाँ बेच दिया। तो फिर तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाती? ऐसी जिंदगी जीने से तो अच्छा है तुम अपने दम पर जियो। भागकर कहाँ जाऊँ मालकिन, भाई ने ही मुझे बेच दिया और सास ने तो घर से निकाल दिया। अब मेरी जैसी अबला औरत के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं बची। तुम्हारे मालिक तो नौकरों के साथ बहुत बेरुखी से पेश आते हैं, इसलिए कोई ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। तुम्हें भी अब पता चल गया होगा कि कैसी जिंदगी है यहाँ। हाँ मालकिन, अब सब समझ आ गया, लेकिन क्या कर सकती हूँ, मेरी मजबूरी है। मेरे नसीब में यही लिखा था, अगर मैं यहाँ से भाग कर गई तो वो मालिक मेरे भाई को नहीं छोड़ेंगे। ये लो, खाना खा लो। मैंने कुछ खाना चुरा कर लाया है तुम्हारे लिए, जल्दी खा लो। अगर मेरे पति ने देख लिया तो तुम्हें ये भी नसीब नहीं होगा। मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सच में मालिक से बिल्कुल अलग हैं। आपका दिल बहुत अच्छा है। वो खाना खाती है, तभी मुखिया आता है। अरे क्या हो रहा है यहाँ? और तू अभी तक क्यों नहीं उठी? और ये सारे काम कौन करेगा? तुम्हारा मरा हुआ पति आएगा क्या? जल्दी जा और सारे काम खत्म कर। मधु घर के सारे काम करने लगती है और गाय का भी सारा काम करके फिर शाम को थकी हारी मुखिया के पास जाती है। मुखिया जी, मैंने सारा काम कर दिया, पूरे दिन खूब मेहनत की है। अभी बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। अरे चल हट यहाँ से, रोज रोज खाना नहीं मिलेगा, सिर्फ एक बार खाना मिलेगा। तुझ जैसी भिखारियों को खाना खिला दूं तो मेरे घर में क्या बचेगा? चल भाग यहाँ से। मधु उदास होकर तबेले में आ जाती है और फिर वो सोचती है, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मेरे माँ बाप को भी छीन लिया, पति को भी, और भाई ने भी मुझे बेच दिया। अब कैसे जीऊंगी मैं, किसके लिए जीऊंगी मैं? वो ये सब सोच ही रही थी, तभी वहाँ पर मालकिन आती है और बोलती है, ये लो मधु, खाना खा लो। मैंने तुम्हारे लिए चुपके से अलग से खाना रख लिया था। चलो अब चुपचाप खा लो। मालकिन, आप मेरे लिए इतना क्यों कर रही हो? अगर मालिक को पता चल गया तो वो आपको भी नुकसान पहुंचाएंगे। अब इससे बुरा और क्या होगा मधु? जैसा भी हो, पर किसी भूखे को खाना ना देने से बुरा क्या हो सकता है? फिर जैसे ही सुबह होती है, मुखिया से मिलने एक अर्जुन नाम का एक लड़का आता है। मुखिया जी, मुझे कुछ पंचायत के कागजों पर आपके साइन चाहिए थे, तो इन पर साइन कर दीजिए। हाँ हाँ, लाओ लाओ, मैं अभी कर देता हूँ, बैठो तुम। अरे मधु, सुन रही हो क्या? कहाँ मर गई? जल्दी से इधर चाय और पानी लेकर आ। फिर मधु चाय की ट्रे लेकर आती है। अर्जुन की नजर जैसे ही मधु पर पड़ती है, उसका चेहरा बदल जाता है। वह मन ही मन अतीत में चला जाता है। अरे मेरी बहू सुंदर तो बहुत है, पर क्या करे सुंदरता का, दहेज कुछ खास नहीं लाई है। माँ, मेरी पत्नी सुंदर है और गुणवान है, बस यही मेरे लिए काफी है। दहेज लेकर मैं क्या करूंगा? भैया आप सही कह रहे हैं, भाभी बहुत अच्छी हैं। माँ को तो यूं ही आदत है बोलने की। अब तो भाभी आपकी लाडली बन जाएंगी, फिर हमारा तो कोई मोल ही नहीं रहेगा इस घर में अब। फिर सभी हंसने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। 2 साल गुजरते हैं। मधु को एक बेटी होती है। अरे वाह, मेरे बेटी हुई है, मैं बहुत खुश हूँ। देखना, मैं अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह पालूंगा। इसकी शादी के लिए अभी से पैसे जोड़ने शुरू कर दूंगा, ताकि आगे कोई परेशानी ना हो। अरे इतना खुश क्यों हो रहा है? एक बेटी ही तो हुई है, इसमें खुश होने की क्या बात है? अगर पोता होता तो मैं भी खुश होती। चलो चलो, कोई बात नहीं, अगली बार लड़का हो जाए, यही दुआ करूंगी। ऐसे ही कुछ समय बीतता है। 5 साल और गुजर जाते हैं। एक दिन मधु का पति उठा नहीं। दोपहर होने वाली थी। मधु आकर बोलती, अजी,
आप अभी तक उठे नहीं हो? देखो, दोपहर होने को हुई है। आज काम पर नहीं जाना क्या? अरे क्या हुआ जी? आप उठ क्यों नहीं रहे हैं? उठिए ना, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अर्जुन भैया, जल्दी आओ, देखो ना तुम्हारे भैया को क्या हो गया, ये आंख क्यों नहीं खोल रहे? भाभी, क्या हुआ भैया को? भैया उठिए ना भैया। अरे अरे क्या हुआ? अरे मेरे बेटे को क्या हुआ? अर्जुन जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाता है और फिर वैद्य जी आकर रमेश की जांच करते हैं और बोलते हैं, मुझे माफ करना कमला बहन, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो तो एकदम ठीक था, उसे तो कोई बीमारी भी नहीं थी, फिर कैसे चला गया? इसके हृदय में कमजोरी थी, खून का बहाव सही से नहीं हो पा रहा था। उसने मुझसे दवाइयाँ ली थी, पर मैंने साफ कहा था कि शहर जाकर अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, पर उसने कहा कि उसकी बीवी की तबीयत खराब है। उसने अपना इलाज टाल दिया, शायद इसी वजह से वो आज नहीं रहा। इतना कहकर वैद्य वहां से चला जाता है। मधु फूट फूट कर रोती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया जी? मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब हमारा क्या होगा? आप उठ जाइए ना, उठिए ना आप। अरे चुप करिए नौटंकी, कर्मजली कहीं की। तू ही मेरे बेटे को खा गई। एक बेटी पैदा करके मेरा लाल मुझसे छीन लिया। तूने जिस दिन से इस घर में कदम रखा है, तब से अपशगुन हो रहे हैं। जा, निकल जा यहाँ से। फिर कभी इस घर की तरफ देखना भी नहीं। तू इस घर के लायक नहीं है। माँ जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो खुद टूट गई हूँ। कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे तो माँ बाप भी अब इस दुनिया में नहीं है। माँ, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। भैया को बीमारी पहले से ही थी, आप भाभी को क्यों दोष दे रही हैं? तू चुप कर अर्जुन, अब एक शब्द और नहीं, नहीं तक तू भी इसी के साथ चला जा। तू भी इसकी साइड ले रहा है। अब निकल जा मेरे घर से बहू। फिर मधु अपनी बेटी को लेकर घर से जाने लगती है। तभी कमला अपनी पोती को खींच लेती है। माँ जी, कम से कम मेरी बेटी को तो साथ ले जाने दीजिए। वो मेरी जान है, उसके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी। कहाँ ले जा रही है मेरी पोती को? यही तो मेरे बेटे की आखिरी निशानी है। मैं इसे तुझे हरगिज नहीं दूंगी। जा, तू अकेली ही निकल जा यहाँ से। मधु की सास जबरदस्ती उसकी बेटी को रख लेती है। मधु फूट फूट कर रोती है और तभी मधु के हाथ से वो चाय का कप गिर जाता है। ये क्या किया तुमने? अरे बिल्कुल जोर नहीं है क्या तुम्हारे हाथों में? तूने ये चाय का कप गिरा दिया। ये 100 रुपए का था, सब खत्म कर दिया तूने। अब सुन ले, आज से 2 दिन तक तुझे बिना खाना खाए रहना होगा, तभी मेरे पैसों की भरपाई होगी। जा यहाँ से, तुझसे एक काम भी ठीक से नहीं होता है। मधु चुपचाप नजरें झुकाकर वहां से चली जाती है और मन में सोचती है, अर्जुन भैया यहाँ, मुखिया जी ने मुझे इतना भरा बुरा कहा, उनको कितना बुरा लग रहा होगा। मुखिया जी, एक बात पूछे आपसे, ये औरत कौन थी जिससे आपने इतनी बुरी तरह डांटा? अरे कोई नहीं, ये हमारे यहाँ की खरीदी हुई गुलाम है। मैंने इसे खरीदा है पूरे 10,000 में। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने तो सुना था ये अपने भाई भाभी के साथ रहती थी। हाँ, वो विधवा है, पति मर चुका है इसका, तो इसे घर से निकाल दिया। तब से ये अपने भाई के साथ रहती थी। इसके भाई ने खुद आकर इसे मेरे हाथ बेच दिया। उसको पैसों की जरूरत थी, कहाँ इसका बोझ अब हम नहीं उठा सकते। क्या एक भाई ने अपनी बहन को बेच दिया? ये कैसे हो सकता है? अरे ठीक ही किया उसने, पति तो है नहीं, कौन इसे सारी जिंदगी अपने घर में रखेगा और रोटी देगा। वैसे भी मायके में विधवा रखने का मतलब ही क्या है। ठीक है, तुम चाय नाश्ता कर लेना, मुझे पंचायत में काम है, मैं निकलता हूं। इतना कहकर मुखिया वहां से चला जाता है। यही सही मौका है, मुझे भाभी से बात करनी चाहिए। अर्जुन घर के अंदर जाता है
तभी मालकिन उसे रोक लेती है। आप कौन हैं और घर के अंदर कैसे चले आ रहे हैं? वो जो नौकरानी है मधु, उनसे मिलना था थोड़ा। लेकिन तुम्हें नौकरानी से क्या काम है? वो मैं रास्ते में गिर गया था थोड़ा, जिससे पैर में मिट्टी लग गई है। सोचा उसी से थोड़ा पानी ले लूं, इसलिए। शायद वो पीछे कहीं हो, आप जाकर देख लीजिए। अर्जुन घर में इधर उधर ढूंढता है, लेकिन मधु कहीं नहीं मिलती। फिर वह भैंसों के तबेले की ओर जाता है। एक कोने में बैठी थी। भाभी ये क्या हाल बना लिया है आपने? आप ये गुलाम बनकर जी रहे हो? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपको यहाँ कभी नहीं आने देता। अभी मैं यस से ले चलूंगा। अर्जुन भैया, मैं आप लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मुझे सासू माँ ने भी घर से निकाल दिया और भाई ने भी मुझे बोझ समझकर बेच दिया, तो मेरे पास यहाँ रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। भाभी बस बहुत हो गया। अब मैं आपको अपने साथ अपने घर ले चलूंगा। मैं नहीं देख सकता आपको इस हालत में। नहीं अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर माँ जी ने मुझे फिर से घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे भैया भी मुझे घर में नहीं रखेंगे और फिर यहाँ भी नहीं रहने देंगे। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। भाभी, आपके साथ जानवरों से भी बुरा सलूक हो रहा है। जो मर्जी चाहे ये लोग आपके साथ कर रही हैं। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप यहाँ नौकर हैं, इनकी गुलाम नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह घुट घुट कर मरे। मालिक चाहे जैसे भी हूँ अर्जुन, लेकिन मालकिन बहुत अच्छी हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। मैं नहीं जा सकती। मालकिन यह सब सुन रही होती है। फिर पास आकर बोली, क्या बोली तुम? अरे ये तुम्हारा देवर है मधु। हाँ मालकिन, लेकिन आप मालिक से कुछ मत कहिएगा। मुझसे गलती हो गई। मैं अर्जुन भैया को जाने के लिए कह दूंगी। मधु, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं क्यों भला उनसे कहूंगी? अरे मैं तो कहती हूँ, जब तुम्हारा देवर आया है तुम्हें लेने, तो तुम इसके साथ चली जाओ। इस नर्क जैसी जिंदगी से आजादी पाओ। लेकिन मालकिन, वो मालिक, अगर मालिक को पता चला तो वो आपके साथ बुरा बर्ताव करेंगे। इसकी चिंता तुम छोड़ दो। वो मेरे पति हैं। कैसे संभालना है ये मुझे अच्छी तरह से आता है। तुम बस अपने देवर के साथ निकल जाओ यहाँ से। रुको, ये कुछ पैसे रख लो। जब अपनी बेटी से मिलो तो उसके लिए कुछ लेकर जाना। उसे पता तो चले कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। धन्यवाद मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालकिन। मधु और अर्जुन वो पैसे लेकर वहां से निकल जाते हैं। मधु जैसे ही अपने घर पहुंचती है, उसकी 10 साल की बेटी स्नेहा दौड़ती हुई आती है। माँ तो आ गई। कहाँ चली गई थी तू? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अब आ गई हूँ ना तेरे पास। अब मैं तुम्हें अभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। यहाँ क्यों आई हो? किसने बुलाया तुझे? माँ, मैं भाभी को लेकर आया हूँ। इनके भाई ने बहुत गलत व्यवहार किया इनके साथ। उन्होंने भाभी को मुखिया के पास गुलाम की तरह बेच दिया। वहाँ भाभी के साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता था, जिससे इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। क्या इसके खुद के भाई ने ऐसा किया? उसे ऐसा करते हुए दया भी नहीं आई। वाह रे वाह, कैसा जमाना आ गया है। मुझे माफ कर दे बहू। जिस दिन मैंने तुझे घर से निकाला, उसी दिन से तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने भी कहा था कि उसे अपनी माँ की जरूरत है। और तुमको घर से निकालने के बाद गांव वालों ने मुझे बहुत ताने दिए, जिससे मुझे समझ आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो कृपा करके मुझे माफ कर दे बहू। अरे कोई बात नहीं माँ जी। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। अब मैं आप लोगों के साथ हमेशा खुशी से रहना चाहती हूँ। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। आजा बहू, अब हम सब एक साथ रहेंगे। तू अब इस घर में चैन से अपनी बेटी के संग रहना। और फिर एक नए सवेरे की तरह सब खुशी खुशी एक परिवार की तरह रहने लगते हैं। मुखिया और मधु के भाई लालची बलदेव को भी उनके की सजा मिलनी चाहिए ना। अगर आप चाहते हो कि इसका अगला पार्ट भी बनाएं,
तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगला पार्ट आते ही आप देख सको। धन्यवाद।